हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। HPPSC रिवीजन टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पार्लियामेंट के ऊपर और साथ में हम आर्टिकल्स भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? फ्रॉम वेयर हैज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? क्या ये अमेरिकी संविधान से ली गई है, रूसी संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से या फिर स्विस संविधान से? जल्दी से बताइए। संसदीय प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश संविधान। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है और जो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस एग्जामिनर मॉडिफाइड करके पूछता है, आपसे पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और जितने भी संसदीय प्रणाली है वो आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई है और साथ में आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोफेशनल्स के अंडर और अगर आप फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? क्या ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 1 है? जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं और वो कौन कौन से हैं? आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 के ऊपर क्लिक करके आता है, तो 2 नहीं है, ठीक है, 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जितने भी इम्पोर्टेंट आज तक पार्लियामेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पॉलिटी का पूरा MCQ सीरीज सेट आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, संसद में शामिल है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको पीछे कवर करवा दिया, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। बताइए संसद में कौन कौन शामिल है? मैंने क्लियर करवा दिया है कि कौन कौन से रहते हैं। आपका राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें से 530 सदस्य रहते हैं वो आपके राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 530 जो सदस्य हैं वो स्टेट से चुन के आते हैं, ठीक है। और 13 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से 13 चुन के आते हैं और 2 जो है वो आपके एंग्लो इंडियन सदस्य, ठीक है। और इन्हें कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और अगर इनको हम टोटल करें तो ये हो जाते हैं 545, ठीक है। अगर वहीं पे राज्यसभा की बात करें 245 सदस्य हैं और 229 जो सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। 4 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इस लेक्चर्स की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? या तो व्हाट्सएप कर लेना या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताना है। अस्थायी, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी चैम्बर्स का नाम आपने बताना है। क्या ये राज्यसभा और विधानसभा है, लोकसभा और विधान परिषद है, राज्यसभा और विधान परिषद है, लोकसभा और विधानसभा है? जल्दी से बताइए, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। देखिए टेम्परेरी चैम्बर्स की बात हुई है तो लोकसभा और विधानसभा है आपके टेम्परेरी चैम्बर्स। लेकिन परमानेंट कौन कौन से हैं? फिर देखिए परमानेंट कौन कौन से हैं। आपका एक राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है, इनकी स्थायी निकाय है और विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, इनकी परमानेंट बॉडी है। विधान परिषद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए मैं रखने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो लाइक जरूर कर देना। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है,
नोट एंड एक्सक्लूसिव। क्या ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? जल्दी से बताइए। संसद का भाग नहीं है मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं आप। एक्सक्लूसिव पार्ट। देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो आपका संसद का, ठीक है, यानी कि संसद का अनन्य भाग नहीं होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। अब देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? 63, याद रखो। और राष्ट्रपति की मृत्यु, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग चलाया जाता है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है, या अन्य अनुपस्थिति की स्थितियों में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, त्याग पत्र देता है या फिर महाभियोग चलाया जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, सभी को पता होगा। उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, हालांकि वह भारतीय संसदीय प्रणाली का सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात कि क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, वो भारतीय संसदीय प्रणाली के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चंस आपसे मॉडिफाइड करेगा, आपसे पूछ लेगा कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ 14th करंट वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है, अभी के। और द्रौपदी मुर्मू आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और ये 15वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना करंट अफेयर्स और लेक्चर्स की PDF के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? अधिक से अधिक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम की यहाँ पर बात हो रही है कि ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है, यानी कि गैप की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। फ्रेंड्स ये साथ साथ में जरूर रीड किया करें, ठीक है। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच आपको क्लियर हो चुका है कि 6 महीने का गैप दिया जा सकता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ो। संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने की शक्ति होती है, ठीक है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, अध्यक्ष के पास नहीं होती है, ठीक है। भारत का संविधान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है कि किसके द्वारा बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है। ये तो पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र जो है बुलाया जाता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? 108, ये याद रखो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक है। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। और भारत में संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करवाती है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? बजट सत्र हो गया जो जनवरी फरवरी से तक रहता है, ठीक है, जनवरी फरवरी। और मानसून सत्र जो वो जुलाई से अगस्त सितंबर जो कि सबसे लंबा चलता है, ठीक है। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर सबसे छोटा, ठीक है। तो इसलिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए गैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर यानी कि नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात एग्जामिनर पूछ रहा है कि संसद के अगर दोनों सदनों में, ठीक है, किसी विधेयक के ऊपर, ठीक है, असहमति है, डिसएग्री है, तो उस केस में क्या होगा? क्या ये विधेयक रद्द हो जाएगा? क्या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है? क्या ऐसा होगा? या राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? या फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं? देखिए दोनों ही आपको पॉइंट डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर कहीं पे डिसएग्री है, ठीक है, तो राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। दोनों
सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति बिल पर विचार करने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। ये तो आपको क्लियर है कि कानून कहाँ से बनते हैं, संसद से बनता है। ठीक है, एक विधेयक या तो एक मंत्री या एक मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा ये पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी विधेयक को संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दी जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब राष्ट्रपति की सहमति तो लेनी है, ऐसे थोड़ा ना कानून बन जाएगा। और अगर विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, ठीक है, तो वो देश का कानून बन जाता है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से कानून बनाए जाते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, संसद की लोक लेखा समिति अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय। संसद की जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है नियुक्त किया जाता है। वो कहाँ से नियुक्त किया जाता है? ठीक है, देखिए, वो नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब लोक लेखा समिति है क्या है ये लोक लेखा समिति? फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, या मतलब किसी भी तरह का कोई लेखा जोखा है, ठीक है, पैसे को कहाँ रखा जा रहा है, यानी कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और कहीं कोई करप्शंस तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई वेस्टेज ऑफ लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए ये लोक लेखा समिति बनाई जाती है। ठीक है, बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद पेश किया गया था, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है, ये पढ़ भी सकते हैं आप। और नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और हमेशा विपक्षी दल द्वारा नामित किया जाता है। जो भी ऑपोजिशन पार्टी होती है वहाँ से नॉमिनेट किया जाता है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो आपको पता चल चुका कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये हमेशा क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा। ठीक है, चुना जाएगा मतलब। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को भारतीय संसद से ही लिए जाता है। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा यानी कि निचला सदन जिसको कहते हैं, वहाँ से चुने जाते हैं। और 7 सदस्य जो है वो आपका राज्यसभा यानी कि उच्च सदन से चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार रहता है किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास रहता है। ठीक है, तो वही तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। सिंपल सी बात है, कहाँ से, मैंने क्या बोला अभी, विपक्षी दल का नेता होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है। ठीक है, क्लियर। तो विपक्षी दल का नेता होता है भारतीय संसद में। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वो कहाँ से होगा? वो विपक्षी दल का नेता होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं वैसे आप। ठीक है, मैंने आपको वैसे करवा दिया है। और व्हाट्सएप एक बार जरूर कर लेना, मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए HPPSC के अपडेटेड वर्जन में। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ठीक है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्या ये लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है यानी कि एस्टिमेट कमेटी है, लोक उपक्रम समिति है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति है यानी कि कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर पहले तो थोड़ा सा समझिए। ठीक है, क्योंकि समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, कॉपी पेंसिल साथ में ले लेना, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए, स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ। ठीक है, आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक आपकी होती है एड हॉक कमेटीज़। ठीक है, अब देखिए स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटी को हम कहते हैं स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं। ठीक है, जिनका गठन समय समय पर संसद के एक अधिनियम या लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के जो भी नियम है या फिर प्रावधान है उनके अनुसरण में
किए जाता है उनको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़, ठीक है। और देखिए स्टैंडिंग कमेटीज़ में कौन कौन सी हैं, एक आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, एसटी एंड एसटी कम्युनिटी वेलफेयर कमेटी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, प्रिविलेजेस कमेटी है और डिपार्टमेंटल कमेटी है। अगर आपने ये वर्ड्स याद कर लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन जितना मर्जी मॉडिफाइड होगा आपको पता चल जाएगा कि ये किसके अंडर है, ये है आपके स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंडर, ठीक है, इसके क्लियर। और वहीं पर अगर हम बात करें संसद की तदर्थ समितियां यानी कि एड हॉक कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें, ठीक है, देखिए किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, किसी विशिष्ट मामलों की जांच करनी है, ठीक है, या संसद सदस्यों की मांग पर किसी विशिष्ट मामलों की जांच करनी है, ठीक है, तब इस कमेटी का यहाँ पर गठन किया जाता है, एड हॉक कमेटीज, क्लियर। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर रहेगा वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है, यानी कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद का सदस्य भी नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का पूरा राइट होता है। क्या ये भारत का अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, या फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता, याद रख लेना, ठीक है। अगर किसी बिल के ऊपर कोई चर्चा चल रही है या कुछ भी है तो उस केस में महान्यायवादी वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ठीक है, लीगल एडवाइज़र होता है, ठीक है, वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि आर्टिकल 76 के तहत भारत के संविधान ने महान्यायवादी को कार्यालय प्रदान किया है। किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप पढ़िए, ठीक है। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी आप याद रखो, ठीक है। और इस टाइम कौन से हैं? आर वेंकटरमणि भारत के लिए वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं और 1 अक्टूबर 2022 को वो 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। नाम क्या है? आर वेंकटरमणि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी होती है? यानी कि मान लीजिए कि युद्ध हो गया है, ठीक है, मान लीजिए युद्ध हो गया है, ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण जो भी इमरजेंसी है, ठीक है, उसकी घोषणा करने की मंजूरी देनी होती है। 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 3 महीने में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 महीने में देना होता है इसका जवाब, ठीक है। जवाब इन द सेंस कि मान लीजिए कि युद्ध हो गया है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है युद्ध भी चल रहा है, तो इस केस में 1 महीने के अंदर अंदर टाइम होता है कि केंद्र सरकार को असामान्य जितनी भी उस टाइम सिचुएशन है, ठीक है, युद्ध के बारे में बताना होता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? ये मिलता है हमें संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। ये सभी प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाता है, ठीक है। देखिए आपातकाल के समय केंद्र सरकार शक्तिशाली हो जाती है और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी केंद्र के कुल नियंत्रण में चली जाती है, यानी कि अंडर कंट्रोल किसके अंडर हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या किसी सशस्त्र विद्रोह के मामले में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। युद्ध वगैरह हो गया है, ठीक है, ठीक है, किसी देश ने हमला कर दिया है तो क्या होगा? राष्ट्रपति ही उस चीज़ को क्या करेंगे? इमरजेंसी की घोषणा करेंगे ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि बाहरी आपातकाल को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, ठीक है, और इसे बाह्य आपातकाल भी कहते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 44वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रेविलियन शब्द का उपयोग किया गया था, और ये क्वेश्चंस भी एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कब कब आपातकालीन सिचुएशंस आई। 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, क्योंकि चीन ने आक्रमण किया था 1962 में। और दूसरा आपातकाल 1971 में पाकिस्तान ने, ठीक है, आक्रमण किया तब लगा। और तीसरा जो लगा था आंतरिक व्यवस्था के कारण 1975 से लेकर 1977 तक तीसरा आपातकाल घोषित किया गया था। और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये की फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य आपातकाल, स्टेट में अगर इमरजेंसी लगनी है तो आपको पता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर भंग हो गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राज्य आपातकाल लगेगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत उसे अपने नियंत्रण में ले सकती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, और 1951 में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। और वित्तीय आपातकाल देखिए 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति होती है। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया इतना ज़्यादा कि अब उसको उभरने के लिए, ठीक है, मतलब हाहाकार मची हुई है। मतलब 1 किलो आटा जो है वो 5-5 हज़ार का बिक रहा है। ठीक है, भूखमरी से लोग मरने शुरू हो गए हैं। भगवान करे ऐसा कभी दिन ना आए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। तो इस सिचुएशन में 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। क्या ये इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, या फिर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संसद में मतलब जाता ही नहीं है। ठीक है, 2-2 महीने हो गए हैं उसको गए हुए। ठीक है, और स्पीकर को भी पता नहीं है। ठीक है, मतलब परमिशन ही नहीं ली है कि क्यों है, बीमारी है कोई, या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम है। तो इस सिचुएशन में कितना टाइम होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा 60 दिन। ठीक है, अगर यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष या स्पीकर खाली हुई सीट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए आपको पता है कि राहुल गांधी की भी सदस्यता यहाँ पे जा चुकी है, लेकिन क्यों गई है, वो गई है आपकी मानहानि केस में। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक ऐसे समुदाय को टारगेट किया और वो समुदाय काफ़ी उनको बुरा लगा। ठीक है, आपको पता है कि मोदी शब्द सबके लिए टारगेट कर दिया था, मतलब सारे समुदाय के लिए। ठीक है, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचते हुए उन्होंने अपील डाल दी फिर। ठीक है, और उस केस में क्या हुआ कि अदालत ने 2 साल की सज़ा सुना दी। ठीक है, उसके बाद बेल भी हो गई। ठीक है, और प्रावधान यही है कि अगर किसी को 2 साल से ऊपर की सज़ा होती है तो वो उसकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, चली जाती है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये अलग मैटर था, यहाँ पे मैटर अलग था, यहाँ पर अब्सेंट की बात हुई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला जो भी विधेयक है वो विशेष धन विधेयक है या नहीं। ये कौन तय करेगा, देखिए ये कौन तय करेगा कि संसद में जो रखे जाने वाला कोई विधेयक है, यानी कि कोई बिल है, ठीक है, वो विशेष धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करेगा। किसी ना किसी को तो राइट होगा ही। किसको राइट होगा, वो राइट होगा आपका अध्यक्ष लोकसभा। ठीक है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है,
ये तय करेगा। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक धन विधेयक आमतौर पर करों, उधार और धन के व्यय, लेखा परीक्षा और लेखा समेकित और आकस्मिक निधि आदि से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। सिंपल सी बात है, जितने भी टैक्सेस हैं, एक्सपेंडिचर्स है, मनी है, ऑडिट है, ठीक है, अकाउंटिंग है, कंसोलिडेटेड है, ठीक है, इनसे जितने भी रिलेटेड फंड्स हैं ये इस चीज़ को संबंधित करता है, उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अब देखिए धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश की जा सकता है। किसकी सिफारिश से पेश किया जा सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसे कि आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में कहा गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए कि किस के तहत ये स्पीकर कर सकता है। स्पीकर अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर सकता है, उसको भी आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई विधेयक है या नहीं है, तो 110 के तहत वो अपनी बात को रखेगा वहाँ पे कि है या नहीं है, ठीक है। और अध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे लोकसभा के सदस्यों के भीतर से ही चुना जाता है और भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात क्या हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। क्या ये आर्टिकल 104 है, 5 है, 82 है या फिर 117 है? देखिए इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 105। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं। एक पहला है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता। क्लियर है? आपको पता है कि आए दिन संसद में मतलब लड़ते रहते हैं, और अगर यही लड़ाई अगर स्कूल कॉलेजेस में हो तो स्टूडेंट को रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, कुर्सियाँ लग पड़ती हैं एक दूसरे के ऊपर फेंकने, संसद में स्पीकर के ऊपर कागज फेंक देते हैं। आप कभी स्कूल में फेंक के देखना, कॉलेज में फेंक के देखना अपने टीचर्स के ऊपर कागज वगैरह या चेयर वगैरह। लेकिन आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इनको इतनी पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती है। कई बार इनको पनिशमेंट मिलती है, इनको सदन से बाहर भी निकाला जाता है, इनके ऊपर कुछ टाइम के लिए इनको संसद में आने के लिए रोका भी जाता है, ठीक है, जुर्माना भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट क्या है कि संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार संसदीय विशेषाधिकार। कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वालों को लोगों को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो यहाँ पर बात यही हुई थी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो वो आर्टिकल 105 करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाता है? दोनों ज्वाइंट सेशन केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दी जाए तब बुलाया जाएगा। विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन सहमत हों तब की जाएगा, या फिर यहाँ पर बी और सी दोनों। देखिए इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि बी सी दोनों, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दी जाए। मतलब एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है, तब बुला सकते हैं। और विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो तब, ठीक है। चलिए, और बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, बैठकें की जा रही हैं, वो किस लिए की जा रही हैं? वहाँ पे कोई अंताक्षरी थोड़ा ना खेलनी है, ठीक है, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर तो बात करनी पड़ेगी, तभी तो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। अब मान लीजिए हमारी टीम है, ठीक है, और जब हमें मीटिंग करनी होती है तो हम भी यही करते हैं, ठीक है, टीचर्स की मीटिंग लेते हैं, ठीक है, टीचर्स को गाइड करते हैं, ठीक है,
तो मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, ठीक है, और उन बातों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जा रहा है तो उसका भी तो कोई पर्पस होगा। क्या पर्पस होगा, किस लिए आयोजित की जाती है? क्या ये भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए किया जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए किया जाएगा, या फिर संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, या उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिसमें दोनों में मतभेद हो? बताइए, अब बताइए किसका सही आंसर क्या होगा, किस लिए किया जाएगा? सोचिए जल्दी से। देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि उन विधेयकों पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, ठीक है, दोनों सदनों में मतभेद हो। अगर मतभेद है, अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो कैसे खत्म होता है? बैठक से खत्म होता है, ठीक है, यानी कि हर एक की बात को सुना जाएगा, ठीक है, हर एक को बात रखने का अधिकार होगा और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन तक पहुंचा जाएगा, ठीक है, यही तो होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता तो अनुमति की तिथि से विधेयक अधिनियम बन जाता है बाकी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? कौन बुलाता है दोनों सदनों को? कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है। देखिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर कैसे पूछेगा क्वेश्चंस को। आपको इतना पता चल चुका है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को यहाँ पर बुलाएगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, लेकिन मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष ही अब्सेंट है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है तो कौन करेगा? तो उस सिचुएशन में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? क्या ये पर्सन इलेक्टेड बाय बोथ हाउसेस वो करेंगे, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल करेंगे, स्पीकर लोकसभा करेगा, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा करेगा? भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? मैंने अभी ऊपर आपको क्लियर किया, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करेगा। अगर वो अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी अब्सेंट है तो फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। क्या ये उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से? मतलब दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को भेजे गए जो विधेयक है, ठीक है, जो पारित हुआ, उसका मतलब क्या है? क्या ये उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है, या फिर कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होता है, या उपस्थित सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पारित होता है, या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से ये पारित होता है? कितने से पारित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से ये पारित होता है, बस इतना याद रखना है। मतलब जो दोनों सदनों में उपस्थित है उस टाइम मेंबर हैं, ठीक है, उपस्थित हैं, और उन्होंने मत देने वाले जितने भी मत दिया है और उनकी उन सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से ये पारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को समझो। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? यानी कि लोकसभा से भी इम्पोर्टेंट है, पारित होना ही चाहिए, और राज्यसभा से भी पारित होना ही चाहिए, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो वो कौन सा है बताइए? तो वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा ने कर दी तो हो गया, लोकसभा ने किया है तो राज्यसभा को भी करना पड़ेगा, तब जाकर वो बात बनेगी, यानी कि तब जाकर वो पारित होगा, और दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, और कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है अगर संविधान संशोधन किया जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे,
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक यानी कि गणपूर्ति कोरम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद के कुल सदस्यों का, कुल सदस्य जो संसद में कुल सदस्य हैं, कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है, यानी कि कन्वीन द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव चैम्बर। तो ये है 1/10वां भाग, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने फ्री टेस्ट देने हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, यहाँ पर व्हाट्सएप करो, और पेड कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। ठीक है, ये यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। मोर डिटेल के लिए लिंक्स दिए गए हैं, उनको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के भी लिंक्स हैं, कुछ पटवारी वगैरह के। ठीक है, और टेलीग्राम के भी हैं। ठीक है, और बाकी फेसबुक और इन पे भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और इस सीरीज़ को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और व्हाट्सएप करके ये PDF भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे भी अपडेट हो जाएगी, अगर नहीं होती तो व्हाट्सएप कर लेना, और जुड़े रहिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।